दोस्तों लैब के अंदर वर्म होल बना लिया है। टाइम ट्रेवल करने वाली मशीनरी तैयार हो गई है। वर्म होल है ये स्पेस टाइम की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर कनेक्शन क्रिएट करता है। इसकी बात हम नहीं करते, इसकी बात एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने 1935 में करी थी। तो क्या लैब का जो वर्म होल बना है वो सही में इंसानों को प्रकट और गायब कर देगा? क्या मैं दिल्ली से गायब होकर न्यूयॉर्क इंस्टेंटली जा सकता हूँ? दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former साइंटिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की जो कि गूगल के साइकम और क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर क्यूबिट्स को यूज कर फिजिसिस्ट और रिसर्चर्स ने वर्म होल बनाने में कर दी है। वर्म होल होता क्या है, ये आया कहाँ से, पहले इसके बारे में तो जान लें। तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने 1915 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी तो उसके आते ही जर्मनी के एक सोल्जर फिजिसिस्ट, क्योंकि वो वॉर फ्रंट पे थे उस वक्त और तभी उनने कैलकुलेशंस करी थी, नाम है कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड। उनने कैलकुलेशंस करी और उन कैलकुलेशंस में उनने देखा कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की इक्वेशंस हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो आउट ऑफ बाउंड्स हो जाती हैं, वो इन्फिनिटी की साइड भागने लगती हैं, यानी इक्वेशंस बिखर जा रही हैं। ये कब हो रहा है? ये जब हो रहा है जब एक मास कोलैप्स कर रहा है और वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करना चाहता है उस वॉल्यूम में वो कोलैप्स होते होते जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में जो स्पेस टाइम है उसमें इतना डिस्टोर्शन होगा कि हो सकता है कि स्पेस टाइम में वहां पर रप्चर हो जाए। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर बहुत मैसिव मास है और एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, आप उसमें मास रखते हैं तो जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है वो गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, उस मास से डिस्टोर्ट होता जाएगा। लेकिन अगर उसकी स्ट्रेंथ के परे हो गया तो देन दैट इलास्टिक मेम्ब्रेन विल रप्चर। लेकिन ये जो बात है ये एक हेडेक का कारण बन गई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के लिए। क्यों? क्योंकि उस स्केल पे जहां पर ये बातें हो रही थी वहां पर क्लासिकल फिजिक्स को लगाना, यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब जिसमें महारथी थे उस फिजिक्स को लगाना मुश्किल हो रहा था। और जो एक नई फिजिक्स की ब्रांच आई थी जो बात करती थी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, उसको लगाना जरूरी हो रहा था। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पे प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई भी फोर्स क्वांटम के लेवल पे एक्सप्लेन करना है तो उस फोर्स का एक पार्टिकल होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी जो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन है या एक चुंबक जो दूसरे चुंबक पे फोर्स लगाती है, उनका एक पार्टिकल है जो उस फोर्स को कम्युनिकेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कम्युनिकेशन है वो फोटोन के थ्रू होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं एक स्पेस टाइम की, मास की, और जो सबसे बड़ा फिनोमेना है इस ब्रह्मांड का, ग्रेविटी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल चाहिए था। वो पार्टिकल आज भी हाइपोथेटिकल है और उसका नाम है ग्रेविटॉन। तो ग्रेविटॉन तो मिला नहीं, तो अब क्वांटम को यानी उन सब एटॉमिक पार्टिकल की फिजिक्स को ब्रह्मांड वाली फिजिक्स से जोड़े कौन? तो ये काम और कौन करेगा? खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इसका जिम्मा उठाया और बात सीधी जंप करके आ गई 1935 के साल पे। 1935 का साल फिजिक्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा साल था। क्यों? इस साल काफी बड़े बड़े काम हुए। इस साल एक पेपर निकला था जिसका नाम था ईपीआर। ईपीआर जो पेपर था वो एक पैराडॉक्स के जैसे सामने आया जिसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात हुई, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब इस क्वांटम फिजिक्स से काफी रैटल्ड थे, काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। एक तो फ्रस्ट्रेशन उनकी यह थी कि उनकी ग्रेविटी का जो फिनोमेना है, जो सिंगुलैरिटीज हैं, वो उनके बस में नहीं थी। और दूसरा उनके ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको लगता था कि भगवान कोई डाइस थोड़ी ना खेलता है, जो क्वांटम वाले कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक वर्ड, प्रोबेबिलिस्टिक वर्ड, प्रोबेबिलिस्टिक वर्ड। अब हुआ ये कि जो ईपीआर का पेपर था उस पेपर ने कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस दे दी कि अगर कोई दो क्वांटम पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से एंटेंगल्ड हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है क्वांटम पार्टिकल्स के लिए, तो अगर एक पार्टिकल यहां है और दूसरा पार्टिकल ब्रह्मांड के किसी दूसरे छोर पे है, तब भी अगर इस पार्टिकल के साथ कुछ छेड़छाड़ होगी तो वो उसके जुड़वा भाई को पता चल जाएगी। अब यहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक पैराडॉक्स है, और उन्होंने इसको नाम दे दिया स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। लेकिन बात इतनी नहीं है, इसी साल एक और थॉट एक्सपेरिमेंट आया था जो कि फिजिक्स की दुनिया का काफी सेलिब्रेटेड थॉट एक्सपेरिमेंट है। स्क्रोडिंजर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था जो था उनका स्क्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट, जो कि इतनी बार कोट होता है, इतनी बार कोट होता है कि वो गलत कोट ज्यादा होता है ना कि सही तरीके से। लेकिन आज के इस वीडियो का मुद्दा बिल्ली नहीं है, कैट एक्सपेरिमेंट नहीं है, वर्म होल्स हैं।
इसलिए हम जंप करते हैं तीसरे वर्क पे इसी साल के 1935 का तीसरा बड़ा वर्क जो था वो था एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का अपने रिसर्च असिस्टेंट रोजन के साथ लिखा हुआ पेपर, जिसके अंदर उन्होंने बात करी थी ब्रिजेस की। ये कोई सिविल इंजीनियरिंग के ब्रिजेस नहीं थे दोस्तों, ये ब्रिज थे जो स्पेस टाइम के एक उस पार्ट को एक उस पार्ट से जोड़ रहे हैं जहां पर मैसिव मास होने के कारण डिस्टॉर्शन हो गया है। यानी जो कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड साहब ने बोला था कि स्पेस टाइम इतना बिखर जाएगा कि हमें इन्फिनिटीज मिलने लग जाएगी, वहां पे वो रप्चर हो जाएगा, इक्वेशंस पगला जाएंगी, एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने मैथमेटिकली वहां पर प्लग इन कर दी थी एक ट्यूब जो कि स्पेस टाइम के उन दो पार्ट्स को जोड़ देगी जो कि रप्चर होने वाले हैं, और उसे नाम दे दिया गया था ER ब्रिज। अब इसको फिजिक्स से बाहर निकलकर फैंटेसी और साइंस फिक्शन की दुनिया में देखें तो वो एक वॉर्म होल था। यानी अगर स्पेस टाइम में एक जगह वॉर्म होल क्रिएट होता है और आप उस वॉर्म होल में घुस जाते हैं तो आप कहीं और निकल के आएंगे और आप समय भी कम लेंगे और आप डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करेंगे। तो वॉर्म होल जो है दोस्तों ये टाइम ट्रेवल की एक मशीनरी है। वॉर्म होल ऐसा है कि अगर अभी मैं डॉक्टर स्ट्रेंज वाली पावर्स यूज कर यहां पर एक पोर्टल खोलूं, वो वॉर्म होल का पोर्टल होगा, और मैं दूसरी साइड चाहता हूं कि न्यूयॉर्क सिटी में वो वॉर्म होल खुले, तो आई विल जस्ट स्टेप इनटू इट, और मैं जब स्टेप आउट करूंगा, स्टेपिंग इन हेयर स्टेपिंग आउट देयर एट न्यूयॉर्क, यानी एक कदम रखा और न्यूयॉर्क पहुंच गए। न्यूयॉर्क का डिस्टेंस मैंने इक्विवेलेंट टू 0 कर दिया। खाली न्यूयॉर्क ही नहीं, मैं इससे दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकता हूं। जैसे कि एक मूवी आई थी जिसके अंदर अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग स्पाइडरमैन धरती पर आ गए थे। ये जो सारे फिनोमेना हैं जो स्पेस टाइम के अंदर वॉर्म होल की हम साइंस फिक्शन की बात करते हैं, लैब में ऐसा कुछ बना लिया है दोस्तों। यानी आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जहां पर हम भी कदम रखेंगे और कहीं और निकल आएंगे। क्या ये हो सकता है? ये करा कैसे लैब के अंदर, ये हुआ कैसे? तो चलो कहानी को आगे कंटिन्यू करें। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ये सब बात बता गए, लेकिन ये सारी बातें प्रूव नहीं थी, ये पेपर पे थी। अब इसके अंदर एक बहुत भारी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि वो जो वॉर्म होल प्रिडिक्ट हुआ था, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, उसकी यही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत कैओटिक है, वो अनस्टेबल है, यानी वो अपनी ही एनर्जी के कारण कोलैप्स हो जाता है। यानी वो बना और कब बिखरा इसका पता नहीं। यानी इससे पहले कि आपने उसमें कदम रखा वो खत्म हो गया, या फिर आप उसके अंदर कदम रखा, आप उसके अंदर घुसे और वॉर्म होल रप्चर हो गया, तो आप कहां जाएंगे? क्योंकि आप स्पेस टाइम के एक पोर्ट से तो निकल गए, लेकिन दूसरे पोर्ट की जो सुरंग का रास्ता था वो सुरंग ही खत्म हो गई। तो व्हाट विल हैपन टू यू? अब ऐसे सवालों का, क्योंकि यू एंड मी वी आर जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन थर्मोडायनेमिक्स, तो वो इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? होगा क्या उस इंफॉर्मेशन का? तो यहां पर फिर से थोड़ा सा जंप मार के हम अगर 1980 और 1990 के दशक की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा थॉट और रिसर्च वर्क पेपर पे पब्लिश हुआ था, जहां पर यह बोला गया था कि जो पूरा ब्रह्मांड है ये एक्चुअली होलोग्राफिक है। होलोग्राफिक मतलब होलोग्राम क्या है? एक 2 डायमेंशनल शीट है लेकिन 3 डायमेंशनल की फील देती है। तो ये बोला गया ये जो पूरा यूनिवर्स है ये एक होलोग्राफिक यूनिवर्स है, यानी ये एक्चुअली जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये किसी और टाइप का है, और उन सब सिमुलेशंस का जो रिजल्ट है वो आपको सामने दिख रहा है। यानी कहीं ये सब एक सिमुलेशन तो नहीं। तो जो भी है, इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस ने काफी जोर पकड़ा, और इसी थॉट प्रोसेस के ऊपर विचारते 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 एक ऐसा पेपर पब्लिश हुआ जिसने फिजिक्स की दुनिया के परखच्चे उड़ा दिए। उस पेपर ने यह बोला कि जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें जब पॉजिटिव एनर्जी है तो ये एक्सपेंड हो रहा है, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी है तो जो स्पेस टाइम है वो मास के गिरने से डिस्टॉर्ट हो रहा है, स्पेस टाइम के अंदर पर्ट्यूर्बेशंस आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं नेगेटिव एनर्जी फीड करूं तो वो जो वॉर्म होल है जो कि कोलैप्स होना चाह रहा है, नेगेटिव एनर्जी अगर मैं फीड कर देता हूं उसी वक्त एट दैट इंस्टेंट जब किसी मास ने स्पेस टाइम में वॉर्म होल बना लिया है, तो वो वॉर्म होल स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी हम जो ब्रह्मांड अभी कर रहा है इसका जस्ट अपोजिट करवा सकते हैं, और जस्ट अपोजिट करवाएंगे, और अगर वो वॉर्म होल स्टेबलाइज हो गया तो हम इधर से कदम रखेंगे और कहीं और ही निकल आएंगे। हम धरती से सीधा जुपिटर और जुपिटर से बैक टू अर्थ चुटकी भर में आ जाएंगे।
लेकिन दोस्तों बात सब कुछ सही है, ये अभी भी पेपर पे है, ये लैब तक कैसे पहुंचेगा? इसके लिए महारथियों की जरूरत थी। एक चाइल्ड प्रोडिजी जिसने 14 साल में येल यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च वर्क चालू कर दी, एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट जिनने की गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एक अंडरग्रेड स्टूडेंट जिसने रिसेंटली MIT ज्वाइन किया और न्यूरल नेटवर्क में कोडिंग के अपने लव अफेयर को चालू रखते हुए उसने जब कैलटेक के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट उठाया तो इन तीनों की खिचड़ी ऐसी बनी कि वो इस आइडिया को पेपर से लैब में ले गए। अब लैब में जब मैं इस आइडिया को लेकर जाता हूं और मुझे कोडिंग करनी है क्वांटम कंप्यूटर पे, तो वो कैसे हो सकती है? दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर की खास बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो मैसिव सिमुलेशंस को इजीली कर सकता है। लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर बहुत ज्यादा ऑपरेशंस करते हैं हम क्वांटम कंप्यूटर पे तो एरर रेट भी बढ़ जाती है। यानी अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो पूरे ब्रह्मांड टाइप का सेटअप है इसके लिए तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए। इतने सारे वेरिएबल्स को अगर मैं क्वांटम कंप्यूटर पे डालूंगा तो मुझे एक मैसिव क्वांटम कंप्यूटर चाहिए। तो हम गए गूगल के पास। गूगल के पास जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें 53 क्यूबिट्स हैं। जैसे एक नॉर्मल कंप्यूटर में बिट होती है, क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम वाला क्यू लगा के क्यूबिट होती है। लेकिन वो जो क्यूबिट है उनकी खास बात यह है कि उनकी पावर 2 टू दी पावर में बढ़ती है। यानी 4 क्यूबिट है तो 2 की पावर 4, 5 क्यूबिट है तो 2 की पावर 5, और अगर 53 क्यूबिट है 2 की पावर 53 कॉम्बिनेशंस वो एक झटके में सोल्व कर सकते हैं। अब अगर मुझे पूरे ब्रह्मांड को और वर्म होल को उसके अंदर कोड करना है तो मुझे वो सारे क्यूबिट यूज करने पड़ेंगे और उन क्यूबिट्स के ऊपर मुझे लाखों ऑपरेशंस करने पड़ेंगे क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जो क्वांटम कंप्यूटर है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि जितने ज्यादा आप उस पर ऑपरेशन करोगे वो उतने ज्यादा ही एरर निकालेगा। तो अब मुझे ऑपरेशंस कम करने थे। कैसे कम करें? तो उन्होंने बोला यार क्यूबिट्स को कम कर सकते हैं, हमें 53 यूज क्यों करनी है, हम कम कर सकते हैं। और यहां पर होलोग्राफिक यूनिवर्स वाली जो अप्रोच थी उसको यूज किया गया। यानी क्या मैं इस पूरे ब्रह्मांड को जिसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं मैं उसको एक होलोग्राफिक इंप्रेशन के अंदर रिड्यूस कर सकता हूं कि मुझे सारे ना क्यूबिट यूज करने पड़े। एंड देन 3 साल की रिगरस कैलकुलेशंस के बाद दे फाउंड आउट कि बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। और जो क्यूबिट हमें चाहिए अब होलोग्राफिक वर्म होल बनाने के लिए वो 53 नहीं 7 है। बट स्टिल अभी भी उन 7 क्यूबिट्स पे हमें हजारों ऑपरेशंस करने हैं। तो हजारों कंप्यूटर ऑपरेशंस अगर मैं करूंगा तो एरर तो अभी भी आएगी। अब मैं उन हजारों ऑपरेशंस को कैसे कम करूं? तो यहां पर जो अंडरग्रेड स्टूडेंट था जिसने रिसेंटली MIT ज्वाइन किया था उसने बोला क्यों ना हम न्यूरल नेटवर्क्स यानी AI का यूज करें। एंड ही यूज न्यूरल नेटवर्क्स और उसने वो सारे ऑपरेशंस हटा दिए जो कि रिडंडेंट या ऑलमोस्ट रिडंडेंट थे। और जादू ये होता है दोस्तों उस कैलकुलेशन का कि फाइनली 7 क्यूबिट पे सिर्फ 5 क्वांटम ऑपरेशंस कर कर भी हम उस पूरे इंप्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि एक वर्म होल में होता हो। अब इसको नाम दिया गया क्वांटम होलोग्राफिक वर्म होल। लेकिन क्या वर्म होल बन गया? वर्म होल अभी बनना बाकी है। तो वर्म होल बनाया कैसे जाएगा? तो अब इसको समझ लेते हैं। वर्म होल बनाने के लिए 7 क्यूबिट और 7 क्यूबिट के 2 सेटअप डिजाइन करे गए। उन दोनों सेटअप के अंदर जो 7 क्यूबिट्स थी उन क्यूबिट्स को करा गया एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड। यानी EPR वाली जो बात एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने करी थी वो वापस काम आ रही थी ER जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा था उसको कंफर्म करने के लिए। तो उनने उन 7 क्यूबिट्स को एक दूसरे से एंटेंगल करके एक सिस्टम बनाया। ऐसा ही एक सिस्टम एक लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम हुआ और एक ऐसा ही राइट हैंड साइड सिस्टम बनाया गया। लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम की जो 7 क्यूबिट थी उन क्यूबिट्स को एक इंफॉर्मेशन पास करने के लिए एक एक्स्ट्रा 8वीं क्यूबिट यूज करी गई। अब इसको तुम ऐसे देखो कि एक स्पेस टाइम है और उसके अंदर मैं एक एक्सटर्नल मास रखता हूं। जैसे ही कोई मास स्पेस टाइम में आएगा तो वो स्पेस टाइम को अपने होने का अपनी प्रेजेंस का फील कराएगा। वो जो फील कराएगा तो उससे स्पेस और टाइम दोनों को कुछ फर्क पड़ेगा। तो उसी तरीके से जैसे ही वो 8वीं क्यूबिट आती है तो जो 7 क्यूबिट का सेटअप है उसके अंदर एंटेंगलमेंट हो जाता है। यानी वो इंफॉर्मेशन सबके अंदर पास ऑन हो जाती है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है वो इन 7 क्यूबिट्स के पास है। दूसरी जो 7 क्यूबिट है उसको अभी तक कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब यहां पर बात आती है नेगेटिव एनर्जी की
कि अगर मुझे वर्म होल बनाना है तो मुझे नेगेटिव एनर्जी चाहिए। तो नेगेटिव एनर्जी मैं कंप्यूटर में कहां से लाऊंगा? तो मैग्नेटिक एक इंपल्स मारकर वो जो क्यूबिट्स हैं उन सबको फ्लिप कर दिया जाता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव एनर्जी मेरे स्पेस टाइम को किसी फॉर्मेट में डिस्टोर्ट कर रही है तो नेगेटिव एनर्जी मेरे स्पेस टाइम को जस्ट उसके अपोजिट वे में डिस्टोर्ट करेगी। यूजिंग द सेम एनालॉजी उनने बोला कि अगर ये जो क्यूबिट्स हैं ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में हैं तो इस पर हाई मैग्नेटिक इंपल्स डालो और इन सब को फ्लिप कर दो, जस्ट लाइक नेगेटिव एनर्जी। और दोस्तों उसी वक्त जादू हो जाता है। जैसे ही वो सातों क्यूबिट फ्लिप होती है, अपने आप दूसरे साइड की जो 7 क्यूबिट्स हैं उनके अंदर एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। वो जो इंफॉर्मेशन है वो इन सातों क्यूबिट से फिर से कोलैप्स करते हुए एक क्यूबिट के अंदर आके रुक जाती है। यानी जो इंफॉर्मेशन एक को दी गई थी और जो उस एक से 7 में गई, जैसे ही नेगेटिव एनर्जी इंपल्स मारा गया वो सातों की इंफॉर्मेशन दूसरी साइड निकल गई। यानी ये जो 7 क्यूबिट थे दे वर द माउथ ऑफ अ वर्म होल। और वो जो माउथ ऑफ द वर्म होल था, जैसे ही वहां पे नेगेटिव एनर्जी पुश की गई तो एक वर्म होल क्रिएट हुआ और जो दूसरे साइड की 7 क्यूबिट थी उसके फेस को रिप्रेजेंट करने वाली जो 7 क्यूबिट हैं वो उस वर्म होल के दूसरे फेस पे आ जाती है एंड देन इट डीस्क्रैम्बल्स, यानी एंट्रोपी इज नेगेटिव एंड वो फिर से एक सिंगल इंफॉर्मेशन का रूप लेके एक पर्टिकुलर क्यूबिट पे रिप्रेजेंट हो जाती है। कोडिंग ऐसी करी गई थी कि जब भी ये फिनोमेना होगा तो ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है, जो हम आउटपुट को देख रहे हैं, वहां पे एक अचानक एक पीक आएगी। और पीक ऑब्जर्व हुई रात को 2 बजे के आसपास, क्योंकि रिमोटली इन सिमुलेशन को रन कर रहा था वो अंडरग्रेड स्टूडेंट अपने घर से, क्योंकि छुट्टियां पड़ चुकी थी ना सर्दियों की, तो अपने घर से जो वो रिमोट एक्सेस करके उस कोड को रन कर रहा था, ही फाउंड आउट अगेन एंड अगेन पीक्स आर कमिंग। फिर उसने अपने सीनियर्स को बताया कि यार वी आर गेटिंग पीक्स, क्या हम सही में वर्म होल बना चुके हैं? एंड दैट्स ऑल, दे वर विटनेसिंग फर्स्ट एवर क्वांटम होलोग्राफिक वर्म होल इन अ लैब विद द हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। लेकिन दोस्तों अभी भी जर्नी बहुत लंबी है, क्योंकि अभी हमने होलोग्राफिक मैपिंग करके क्वांटम वर्म होल बनाया है। इसको और बड़े पैमाने पे जस्ट यूजिंग 7 क्यूबिट्स वी डिड दिस, इसको और बड़ा करने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन एक बात इससे कंफर्म हो जाती है दोस्तों कि साइंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।